Welcome back to the online class of philosophy. Today, the topic of my lecture series is Arguments for Materialism. It is lecture 3, and it is hoped that the lecture series 1, 2, and 3 will present a complete description of the theory of materialism. First of all, I will discuss the arguments in favor of materialism, then the criticism of the theory. After that, I will make some concluding remarks. So, this is what we are going to see. भौतिकवाद की समर्थक युक्तियाँ। वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि भूत ही चरम तत्व है। पृथ्वी आरंभ में गर्म निहारिका की भांति थी, जिसमें जीवन तथा चेतना का अभाव था। इसे भौतिक माना गया। जब यह गर्म निहारिका ठंडी हुई, तब जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। तब मस्तिष्क तथा स्नायुमंडल का विकास हुआ। अंत में चेतना की उत्पत्ति हुई। अतः भूत प्राथमिक सत्ता है, जिससे सभी चीज़ों का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट, शक्ति अनश्वरता नियम। भी भौतिकवाद को प्रमाणित करता है। इसके अनुसार विश्व में संपूर्ण शक्ति समान है। इसमें न तो वृद्धि होती है और न कमी। रूप भले ही बदल जाए, मगर शक्ति का परिमाण वही रहता है। विज्ञान के अनुसार शरीर, फिर इसमें जीवन एवं चेतना, सभी का विकास भौतिक तत्वों से हुआ है। अतः इन सभी को हम भौतिक शक्ति से भिन्न माने तो नियम का उल्लंघन होता है, क्योंकि शक्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अतः हम पाते हैं कि हमारा शरीर हमारी मानसिक शक्ति से संचालित होता है। अगर मन को अभौतिक माने तो भौतिक शारीरिक क्रियाएं अभौतिक शक्ति का रूपांतरण हो जाएगी, जो नियम को बाधित करता है। अतः सभी विकास में भूत ही मूल है। जीवन, चेतना आदि को अभौतिक नहीं कह सकते। शरीर से अलग कर, तीसरा पॉइंट है, शरीर से अलग कर हम कभी भी किसी जीवन, मन या चैतन्य का अनुभव नहीं करते। अतः इन सभी क्रियाओं का आधार शरीर है। इससे भिन्न किसी भी अभौतिक पदार्थ, किसी भी अभौतिक सत्ता को मानना अनुभव सिद्ध नहीं है। अतः it is matter is the only reality. Matter is the only reality. There is no spirit at all. चौथा, यदि शरीर के बिना भी आत्मा या चैतन्य है, तो चेतन क्रियाओं के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकसित स्नायुमंडल एवं मस्तिष्क के बिना जीवन, चैतन्य संभव नहीं। अतः भूत ही परमार्थ है।
The foremost argument in favor of materialism is that identifying consciousness states with brain states is the best way to explain various scientific observations, including observed correlations between conscious states and ब्रेन स्टेट्स। पांचवा, हमारे सारे अनुभव भूत को परमार्थ प्रमाणित करते हैं। भौतिक पदार्थ से मानसिक स्थितियों में हम परिवर्तन पाते हैं। बिना चिंतन के मस्तिष्क रहता है, मगर बिना मस्तिष्क के चिंतन संभव नहीं। मस्तिष्क में चोट लगने से चैतन्य लुप्त हो जाता है। सामाजिक स्थितियां भी भौतिक परिवर्तन से प्रभावित है। जैसे एक भूकंप का झोंका पूरे समाज के ढांचे को बदल देगा। पॉइंट 6, अंत में व्याख्या की आसानी, एकता एवं निरंतरता के लिए भूत को परमार्थ मानना समुचित है। भूत को ही, मैटर को ही अल्टीमेट रियलिटी मानना उचित है। एकमात्र भूत को चरम तत्व मानने से अभौतिक पदार्थों के साथ संबंध की व्याख्या की जटिलता से बचेंगे। सारे विश्व के पीछे एक भौतिक सत्ता एवं एक यांत्रिक नियम, मैकेनिकल लॉ को मानने से बहुत सारी कठिनाइयों से बचेंगे एवं विचार की सरलता भी आकर्षक रहेगी। अब हम आलोचकों द्वारा किए गए आलोचना को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स क्रिटिसाइज, भौतिकवाद की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि भौतिकवाद भूत से अभौतिक जैसे प्राण, मन एवं चैतन्य की व्याख्या का दावा करता है, मगर वर्तमान शताब्दी में मानव विचार को प्रत्येक पदार्थ की भौतिकवादी व्याख्या से मुक्त करता है। जीवित शरीर के संगठन की उपेक्षा भौतिकवादी करते हैं, जो ठीक नहीं। शरीर केवल सभी अंगों का यांत्रिक योग मात्र ही नहीं है, बल्कि इसे भूत के अतिरिक्त अन्य सिद्धांत की भी अनिवार्यता है। दूसरी बात है, चैतन्य की भी व्याख्या संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कुछ भौतिकवादी जड़ एवं चेतन में तादात्म्य मानते हैं, क्योंकि चेतन अवस्था मस्तिष्क की ही क्रिया है, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि दोनों के स्वभाव बिल्कुल भिन्न हैं। इसी के कारण कुछ भौतिकवादी चेतनता को भूत का कार्य मानते हैं। यह भी संभव नहीं, क्योंकि भूत में उन गुणों का अभाव है जो चैतन्य में, कॉन्शसनेस में है। अगर शरीर पर चैतन्य की निर्भरता से इसे शरीर का कार्य माना जाए तो शरीर भी मन पर निर्भर है। मानसिक रोग से शरीर भी रोगी हो जाता है, अतः शरीर को ही मन का कार्य क्यों न माने। अतः भौतिकवाद का यह तर्क भी ठोस नहीं। As a result, not everything can be described and explained exhaustively, I mean in a way that includes or considers all elements and aspects comprehensively.
by physics. Materialism must be false. The reason, however, has nothing to do with mental phenomena specifically. तीसरी बात, मार्क्सवादियों एवं चार्वाक ने भूत से परिमाणगत परिवर्तन की एक विशेष अवस्था में प्राण, चैतन्य आदि नए गुणों का जन्म माना था। मगर क्यों ऐसा होता है, इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे पाते। चौथी बात, परमाणु स्वयं अपने परिवर्तन से जीवित संरचना में विकसित नहीं होता। जीवन किसी संगठनकर्ता के कारण होता है जो भौतिक प्रकृति के पीछे कार्यरत है। प्रकृति का सावयव सिद्धांत उपयोगी है। अधिक यांत्रिक सिद्धांत की अपेक्षा यह भूत, जीवन तथा मन के बीच वास्तविक भेद एक ही निरपेक्ष सत्ता के विभिन्न पहलू के रूप में स्वीकार करता है। आलोचकों ने यह भी कहा है कि भौतिकवाद की समीक्षा स्वयं भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों द्वारा हो रही है, बनिस्बत की मनोवैज्ञानिकों एवं जीवशास्त्रियों के द्वारा। भौतिकवाद में अद्भुत आविष्कार के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया, उसके आधार पर परमाणुओं की संरचना विद्युत तरंगों से मानी गई, जो शक्ति रूप है एवं गतिशील है। अतः इस नए संदर्भ में भूत जड़ द्रव्य नहीं रहा, बल्कि गत्यात्मक एवं विद्युत तरंग का संगठन हुआ। अब यह यांत्रिक ढंग से काम नहीं करता। फिर आज के वैज्ञानिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जगह पर लॉ ऑफ कोरिलेशन ऑफ एनर्जी को मानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जगह लॉ ऑफ कोरिलेशन ऑफ एनर्जी को मानते हैं। आगे आलोचकों का कहना है, 6th पॉइंट, कि शक्ति अनश्वरता नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर भौतिकवादियों ने मन एवं प्राण को भौतिक स्वरूप माना, परंतु इसके पहले यह मानना होगा कि जड़, जीव तथा चेतन की व्याख्या भौतिक रासायनिक नियमों के द्वारा होगी, क्योंकि शक्ति अनश्वरता का नियम वही नियम है। मगर यह बिना तर्क दिए शुरू में ही मान लेना भौतिकवाद को ही मानना होगा। सातवीं आलोचना है, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से भी मन या चेतना प्राथमिक सत्ता है और ज्ञान की संभावना इसी आधार पर होगी। अगर हमारा विचार भूत की गति है तो यह देखना कठिन है कि किस प्रकार हमारे विचार वैध होंगे। सत्यता भी भूत का गुण नहीं है, अतः तार्किक दृष्टि से भौतिकवाद वैध नहीं होगा। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम देखते हैं तो भौतिकवाद सही नहीं प्रतीत होता। 8वीं आलोचना में देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान यह विश्वास नहीं करता कि नैतिक एवं धार्मिक अनुभव आवश्यक रूप से भ्रमात्मक है। इन्हें इनके गुणात्मक आधार पर परीक्षण करना होगा। अगर मूल्यों की वस्तुनिष्ठता एवं इच्छा स्वतंत्र भी सत्य है तो भौतिकवाद संतोषप्रद सिद्धांत नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर मूल्यों की, वैल्यूज़ की वस्तुनिष्ठता एवं
इच्छा स्वातंत्र्य, विल पावर भी सत्य है तो भौतिकवाद संतोषप्रद सिद्धांत नहीं हो सकता। विश्व की व्याख्या में यह असफल होगा। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। भौतिकवाद की पूर्ण विवेचना के बाद निष्कर्ष के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलती है। ग्रीक समय से आरंभ करते हुए आधुनिकतम विचार को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि भूत संबंधी धारणा में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जड़ द्रव्य मैटर को पहले एक निष्क्रिय सत्ता माना गया, मगर बाद में अणु सिद्धांत आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जिसके अनुसार अणु का भी विभाजन, मैटर का एटम का भी विभाजन विद्युत शक्तियों में हुआ। अतः भूत अब भूत नहीं रहा जिसे कि दार्शनिकों ने चरम सत्ता माना था। अब यह शक्ति स्वरूप है तथा शक्ति की पहचान करने की प्रक्रिया से होती है। यही आज का वैज्ञानिक विचार है, परंतु दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को इससे संतोष नहीं होता। वह तो विश्व के चरम तत्व को जानना चाहता है। हमने भौतिकवाद शब्द से आरंभ किया था, मगर यह आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थहीन लगता है। उसे गत्यात्मकवाद क्यों न कहें। इस विचार के प्रकाश में प्राण, मन तथा आत्म चैतन्य सभी की व्याख्या समुचित ढंग से हो जाएगी। कंप्यूटर के युग में भौतिकवाद अर्ध सत्य होगा, पूर्ण सत्य नहीं। शुद्ध भौतिकवाद अति सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए सभी चीज़ों को भूत में रूपांतरित मानता है, किंतु इसे सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। हालांकि दर्शन के विद्यार्थी को चरम तत्व की खोज में अभी गहरा गोता लगाना होगा। पूरे पाठ की विशद व्याख्या के बाद हम एक सारांश देखेंगे ताकि समझने में सुविधा हो। भौतिकवाद चरम तत्व की प्रकृति के संबंध में एक सिद्धांत है जो भूत को ही विश्व का चरम आधार मानता है। उसी से कुछ यांत्रिक नियमों एवं गति की धारणा के आधार पर संपूर्ण विश्व की व्याख्या होती है। यह सिद्धांत स्वभावतः यंत्रवाद, प्रकृतिवाद, अनिश्वरवाद, वैज्ञानिकता इत्यादि का पोषक है। दर्शन के इतिहास से भिन्न भिन्न विचारकों के अनुसार भूत की प्रकृति एवं विश्व व्याख्या संबंधी सिद्धांतों को देखते हैं। सरल जड़वाद से बिल्कुल आधुनिक विद्युत शक्ति स्वरूप की धारणा पर चले आते हैं। समर्थक युक्तियां भी हर पक्ष में पेश होती हैं, मूल्यांकन भी हर दृष्टिकोण से होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।